करते हैं। पहले में उसने पूछा व्हेन कॉर्ड लिमिटेड शुड स्टार्ट द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, तो हम सीख कर आए हैं कि जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं अपने माइंड में पॉइंट्स को रिकॉल कर रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट में सस्पेंशन से रेलिवेंट उसने बात की है, और बी पार्ट में भी और सी पार्ट में भी इसका मतलब है कि क्वेश्चन में 2 टाइम सस्पेंशन हुई है, प्रोडक्शन स्टॉप हुई है, एक दफ़ा फ्रॉम 25 अप्रैल टू 9 मई और फिर 23 मई से 30 मई। डी पार्ट में उसने क्या पूछा है कि कैपिटलाइजेशन को सीज मतलब स्टॉप कब करेंगे, ये भी मैं आपको बता चुकी बेटे, कब कैपिटलाइजेशन स्टॉप होती है। अब जब आपने रिक्वायरमेंट को समझ लिया ना, तो उन डेट्स को जहन में रखते हुए क्वेश्चन को पढ़ना है। पेपर में भी हमेशा पहले रिक्वायरमेंट पे फोकस और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को पढ़ते जाना है। आपको पॉइंट्स खुद ब खुद मिलेंगे और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अब मैं क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ। कॉर्ड लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स। करंटली द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग इट्स पावर जनरेशन प्लांट। Project was started on 3rd January 2011 with companies on funds। अच्छा, इसमें ना मेरा ख्याल है मैंने आपको फंड्स को, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है उसका सीक्वेंस मैंने लिखकर भिजवाया था आपको कि नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए और पैसा कहाँ से आता है। बिजनेस में पैसा आने के 2 सोर्सेज होते हैं, एक कंपनी के अपने रिसोर्सेज होते हैं, फंड्स इक्विटी होती है, और ना एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, बाहर से कर्जा ले सकते हो, वो स्पेसिफिक बोरोइंग भी हो सकती है और जनरल बोरोइंग। उसमें चेक करो, मैंने कहीं ना कहीं ये बात लिखी होगी, हाउ इट इज पॉसिबल कि किस ऑर्डर में चीज़ों को यूटिलाइज करना है। अभी चेक करते हैं बेटे। अच्छा, वो सीक्वेंस नहीं लिखा हुआ, चलें आज मैंने 2-3 बातें और लिखनी है, वो मैं लिखकर आपको भिजवा दूंगी, सुनिएगा। मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, सपोज फॉर $100 मिलियन। उस पर इतना एक्सपेंस आएगा, मुझे इतना पैसा चाहिए। मैंने पहले अपना इंटरनल सोर्स यूज करना, और इंटरनल सोर्स क्या है? इक्विटी। अब मेरी इक्विटी में पड़े हुए सपोज 20 मिलियन जो स्पेयर पड़े हुए टू बी यूज फॉर दिस प्रोजेक्ट। मैंने क्या करना है? पहले वो यूज करना है। बाकी कितनी रिक्वायरमेंट रह गई? 80 मिलियन। अब वो बोरोइंग के थ्रू मैंने फुलफिल करनी, उसके लिए मैंने फाइनेंसिंग करनी है, कर्जा लेना है, और कर्जा स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी। तो सीक्वेंस को फॉलो करते हुए याद रखना, स्टैंडर्ड कहता है पहले ऑन रिसोर्सेज को यूज करते हैं, फिर स्पेसिफिक बोरोइंग की तरफ जाते हैं। अब फर्ज कीजिए स्पेसिफिक बोरोइंग का मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो 60 मिलियन का अवेलेबल है। मेरे प्रोजेक्ट के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए? 100 मिलियन। 20 मिलियन ऑन रिसोर्सेज का यूज कर लिया, 60 मिलियन स्पेसिफिक बोरिंग का यूज कर लिया, बकाया कितना रह गया? 20 मिलियन। वो जो मेरे पास जनरल बोरिंग का पूल है वो 20 मिलियन मैंने जनरल बोरिंग का यूज कर। इस सीक्वेंस से फंड्स को यूटिलाइज करते। हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्व करना है इस सीक्वेंस को जहन में रखना है। सबसे पहले किसको यूटिलाइज करना है? ऑन रिसोर्सेज, उसके बाद स्पेसिफिक बोरिंग, उसके बाद जनरल बोरिंग। अब यहाँ देखो वो क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट आपका कब स्टार्ट हुआ है? 3rd जनवरी से स्टार्ट हुआ है। कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट हो गई, लेकिन विद कंपनीज ऑन फंड्स। अंडरलाइन करो इसको मेरा बेटा। तो जनवरी में आपने कोई बोरोइंग नहीं की, ना स्पेसिफिक ना जनरल। अगर करनी हुई तो पहले कौन सी यूटिलाइज करेंगे? स्पेसिफिक। अगर वो फुलफिल ना हो सकी रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक बोरोइंग, फिर 3rd ऑप्शन की तरफ जाएंगे, जनरल। Subsequently, Cord Limited borrowed a loan from ZBL Bank to finance the project. कर्जा ले रहे हो for this project। कौन सी borrowing है? Specific। और ये कर्जा कब लिए बेटे आप? 22 फरवरी। कंस्ट्रक्शन का नो डाउट काम प्रीवियस मंथ स्टार्ट हुआ, लेकिन आपने स्पेसिफिक बोरोइंग कब से करना शुरू की? फरवरी। तो कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट होगी? 2 फरवरी से। ठीक हो गया। अब अगर आपको याद हो तो मैंने वहां एक पॉइंट लिखा था कि आपने कब से कैपिटलाइजेशन को स्टार्ट करना है। तो उसमें याद करो स्टेप नंबर 1 क्या था कि इनमें से जो काम पहले हो गया
वहां से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे क्या है, पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट तो हुई है लेकिन आपने उसके लिए बोरोइंग को यूज नहीं किया, आपने ऑन फंड्स को यूज किया, तो उसके अगेंस्ट में तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है, तो वो कैपिटलाइज होने का क्वेश्चन भी अराइज नहीं होता। तो स्पेसिफिक बोरोइंग 2 फरवरी से। The first payment out of the loan was made on 4th March 2011। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो कर्जे से पैसा आया वो आपने यूज करना शुरू किया कब से, 4th मार्च से। कर्जे के पैसे को तो 4 मार्च से शुरू किया आपने यूज करना, लेकिन कर्जा आपके पास 22 फरवरी को आ चुका था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी थी, तो तब से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ड्यू टू सम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या स्पेसिफिक फॉर द प्रोजेक्ट होती है? नेवर। तो उसमें अगर सस्पेंशन हुई तो कैपिटलाइजेशन, अभी देखते हैं इसमें क्या कहता है। ड्यू टू सम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन द प्रोजेक्ट रिमेन क्लोज फ्रॉम 25 अप्रैल टू 9 मई। तो ऐसी सिचुएशन में ये कंपल्सरी फॉर द प्रोजेक्ट नहीं था, तो हम इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोक देंगे। इस टाइम ड्यूरेशन में इंटरेस्ट का एक्सपेंस तो इंकर्ड होगा, लेकिन वो नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में नहीं ऐड होना, उसे कहां जाना है, इनकम स्टेटमेंट। अब देखो इतनी सी इंफॉर्मेशन और कितनी बातों का आइडिया हो रहा है। थ्योरेटिकली जब तक इस चैप्टर को नहीं समझोगे आप इसका एक भी न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व नहीं कर सकते हो, और वो एक एक बात पूछता है। आगे बढ़ते हैं। The work was also stopped, फिर रुका 23 मई से लेकर 30 में। अब रीजन क्या थी? so that the necessary plan and layout can be finalized after testing of the project completed so far। ये necessary था for this project, तो कैपिटलाइजेशन को हम स्टॉप नहीं करेंगे। प्लान कंप्लीट हो गया, कब कंप्लीट हो गया? 31 जुलाई, लेकिन कर्जा नहीं वापस किया, क्या कैपिटलाइजेशन स्टॉप होगी? यस। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई तो कैपिटलाइजेशन भी स्टॉप हो गई। उसके बाद कहते हैं एक्सेप्ट दैट सम साइन बोर्ड्स कुड बी इंस्टॉल्ड। कुछ आपने उसके बाद मजीद काम करने थे, साइन बोर्ड लगाने थे, भाई ये वो लाजमी नहीं है, ये बात के रूटीन के काम है, और जो रूटीन के काम होते हैं वो उसमें कंस्ट्रक्शन में फॉल नहीं करते। लॉन आपने वापस किया 31 अगस्त को। कॉर्ड लिमिटेड स्टार्टेड यूजिंग द प्लांट ऑन 1 सितंबर 2011। इस ईयर में इंटरेस्ट का जो टोटल एक्सपेंस आपने पे करना है, कितने मंथ्स के लिए पे करना है, जरा ये तो मुझे बताओ। इंटरेस्ट का टोटल एक्सपेंस कब से कब तक का होगा? जब कर्जा लिया तब से लेकर जब कर्जा वापस किया तब तक का। कर्जा कब लिए? 22 फरवरी, और रीपे कब किए? तो फरवरी 22 से लेकर 31 अगस्त तक का आपका टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। क्या बातें क्लियर होगी? पॉइंट रिपीट हो गए। अब आइए व्हाट आई हैव फॉरवर्ड यू, नई बातें करने जा रहे हैं। पेज नंबर 5, पेज नंबर 5। स्टार्ट करें बेटे। बेटे यहां पे स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट किसके इक्वल होगी और जनरल बोरोइंग कॉस्ट किसके इक्वल होगी, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको यूं भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट के कितने कंपोनेंट्स होंगे और जनरल बोरोइंग कॉस्ट के कितने कंपोनेंट्स होंगे। ये कैलकुलेशन करते वक्त आपने काउंट फॉर करना है। और पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, विद रेफरेंस टू स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट में क्या कुछ इंक्लूड होगा। एक तो बोरोइंग कॉस्ट इटसेल्फ, मतलब इंटरेस्ट का एक्सपेंस। दूसरा अरेंजमेंट फी, ये वाला कंपोनेंट भी होगा। और तीसरा, ये नई बात है आपके लिए, इसको मैं अब आज डिस्कस करूंगी, और वो क्या है, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम।
आपकी स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट के कितने कंपोनेंट्स होंगे? एटलीस्ट 3 कंपोनेंट्स होने। बोरिंग कॉस्ट मीन इंटरेस्ट, बोरिंग को अरेंज करने के जितने चार्जेस होते हैं, एडिशनल चार्जेस, अरेंजमेंट फी, वो सेकंड कंपोनेंट, और तीसरा कंपोनेंट क्या है? टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम। जबकि इसके ऑपोजिट जनरल बोरिंग कॉस्ट का एक ही कंपोनेंट होगा, और वो क्या है? जस्ट बोरिंग कॉस्ट। इसमें ना अरेंजमेंट फी को आपने अकाउंट फॉर करना है और ना ही टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम को अकाउंट फॉर करना है। जनरल बोरिंग में सिर्फ एक ही चीज हमेशा कैलकुलेट करोगे, और वो कौन सी होगी? बोरिंग कॉस्ट। लेकिन उसके साथ मैंने एक चीज लिखी है, जस्ट बोरिंग कॉस्ट होगी, लेकिन उसमें जो रेट लेना है वो कौन सा लेना है? कैपिटलाइजेशन रेट। ये क्या होता है ये बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आपने जहन में क्या रखना है? रिपीट विद मी। स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट के कितने कंपोनेंट्स? 3, और ये तीनों वो हमेशा कैलकुलेट करवाता है। मोस्टली अरेंजमेंट फीस समटाइम्स स्किप कर देता है, मोस्टली ये तीनों कंपोनेंट कैलकुलेट करवाएगा। नंबर 1, और जब कंपोनेंट वाइज मैं बात करूंगी तो बोरिंग कॉस्ट मीन जस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। नंबर 2, अरेंजमेंट फी। नंबर 3, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम। जर्नल बोरिंग कॉस्ट का एक ही कंपोनेंट, और वो कौन सा? बोरिंग कॉस्ट। और उसमें ना आपने लेनी है टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम और ना ही लेनी है अरेंजमेंट फीस। और उसमें जो बोरिंग कॉस्ट लेनी है, बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त रेट कौन सा लेना है? अब ये कैपिटलाइजेशन रेट क्या होता है ये बाद में बात करते हैं, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी बाद में बात करते हैं। अब पहले मैं क्या डिस्कस करने जा रही हूँ और से सुनिएगा। अभी जो मैं बताने जा रही हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेगा। स्पेसिफिक बोरिंग, स्पेसिफिकली आपने लोन लेना है फॉर दिस क्वालिफाइंग एसेट, लेना है। यू हैव टू अरेंज स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो अरेंजमेंट सारी करना पड़ेगी। और अरेंजमेंट करने पे जितना भी एक्सपेंस आएगा इसका बेनिफिट सिर्फ इस प्रोजेक्ट को होना, किसी दूसरे प्रोजेक्ट को इसका बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सारी की सारी अरेंजमेंट फीस जो है वो इसी प्रोजेक्ट को स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट के एंगेज में चार्ज कर देंगे। ये बात समझ में आई? जर्नल बोरिंग स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोजेक्ट, आपने कर्जा नहीं लिया, कर्जा ऑलरेडी ले चुके हो और उस कर्जे का पैसा बहुत सारे प्रोजेक्ट पे यूज हो रहा है, वो कर्जा अरेंज हो चुका है, उसकी अरेंजमेंट फी बियर की जा चुकी है। आप उस पैसे के एंगेज में एक प्रोजेक्ट पे पैसा लगाओ, 2 प्रोजेक्ट्स पे लगाओ, 3 प्रोजेक्ट पे लगाओ, उसकी जो अरेंजमेंट फी आप ऑलरेडी बियर कर चुके हो, क्या उस पर कोई इफेक्ट होगा? नो, वो आपके लिए इररेलेवेंट हो जाएगी। इसलिए जब जनरल बोरोइंग को स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं, अरेंजमेंट फी को हम अकाउंट फॉर नहीं करते। ये बात सबने अंडरस्टैंड की है? अब आइए ये टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होती है और ये सिर्फ स्पेसिफिक बोरिंग के एंगेज क्यों होगी और जनरल बोरिंग के एंगेज में क्यों नहीं होगी। मैंने जनाब 100 मिलियन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, 100 मिलियन की स्पेसिफिक बोरिंग कर ली, उस प्रोजेक्ट पे काम पूरा साल होना है। मेरी एक एक बात पे गौर करना है। मैंने क्या सपोज किया, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए 12 मंथ्स का टाइम चाहिए और जो टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेरे पास कोई स्पेयर ऑन फंड्स अवेलेबल नहीं है, सब कुछ इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग थ्रू स्पेसिफिक बोरिंग होगी। मैंने सारे का सारा 100 मिलियन स्पेसिफिक बोरिंग से लेना है, मैंने ले लिया एक ही इंस्टॉलमेंट में। लेकिन ये जो स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा है, ये 1 जनवरी को थोड़ी सारे का सारा यूटिलाइज हो जाना, ये पे हो जाना, ये एक्सपेंस आउट हो जाना है, थोड़ा थोड़ा यूज होगा ना। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये पैसा यूज होता जाएगा। अब भाई मुझे ये पता है कि 1 जनवरी को मैंने 100 मिलियन लिया, जनवरी के महीने में स्टार्ट में ही 100 मिलियन में से मैंने रिसोर्सेज कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करने के लिए 20 मिलियन खर्च कर लिया। 20 मिलियन मैंने खर्च कर लिया, बाकी कितना बचा? 80 मिलियन। मैंने हाथों में थोड़ी रखना है। बिजनेसमैन तो अपना 1 रुपए का रिसोर्स आइडल नहीं छोड़ता, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके बेनिफिट लेता है। अब मैंने क्या करना है, मैंने उसे सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करके उस पर इंटरेस्ट अर्न करना है, ताकि जो मैंने स्पेसिफिक बोरिंग के एंगेज में इंटरेस्ट पे करना है उसका बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए। अब ये पैसा मैंने जो बाकी कितने पैसे बच गए, 100 मिलियन बेटे अटेंटिव,
100 मिलियन में से मैंने 20 मिलियन यूज कर लिया, 80 मिलियन मैंने क्या करना है, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया, मुझे उस पर क्या मिलना है, इंटरेस्ट। वो मेरी स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट को कम करेगा, मैंने माइनस करना है, लेकिन कब तक इन्वेस्ट करना है, जब तक मजीद जरूरत नहीं पड़ती। अब हम अपनी एग्जाम्पल को मजीद आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सपोज करते हैं। भाई मैंने कंस्ट्रक्टर को जो अगली किस्त अदा करनी है, पेमेंट देनी है कंस्ट्रक्शन के लिए, वो मैंने मई के एंड में देनी है और 50 मिलियन देना। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास 80 मिलियन अवेलेबल है वो कब तक के लिए अवेलेबल है, मई तक के लिए अवेलेबल है। कितने मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और अगर मई का एंड है तो मई को इंक्लूड कर लो, मई का स्टार्ट है तो मई को इंक्लूड नहीं करो। भाई मई का एंड है, ये मेरे पास 80 मिलियन 5 महीने के लिए फ्री पड़ा हुआ, मैंने 5 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया। जब मई का एंड आया मैंने मजीद कितनी पेमेंट करी है, 80 में से 50 की पेमेंट कर दी। अब क्या बचा मेरे सेविंग अकाउंट में, 30 मिलियन। वो कब तक के लिए बचा, जब तक मैंने कंस्ट्रक्टर को अगली किस्त नहीं दे दी, अगली पेमेंट नहीं करनी कंस्ट्रक्शन के लिए। भाई 30 मिलियन में से बकाया मैंने अक्टूबर के एंड में 20 मिलियन और दे दिया। इसका मतलब ये है मैं तो चला गया जून से लेके 31 अक्टूबर तक, अब मेरे पास स्पेयर फंड कितना अवेलेबल है, 30 मिलियन का। मैंने वो कितने मंथ्स बनते, 5 मंथ्स के लिए मैंने मजीद इन्वेस्ट कर दिया, और इस दफा कितना इन्वेस्ट किया, 30 मिलियन। अब जो 30 मिलियन था अक्टूबर में मैंने 20 मिलियन मजीद दे दिया, बाकी कितना बचा, 10 मिलियन बचा। वो 10 मिलियन दिसंबर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना, ठीक है, दिसंबर में कंस्ट्रक्शन ने कंप्लीट हो जाना है, तो बाकी 2 महीने के लिए मेरे पास, और जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होनी है 10 मिलियन मैंने दिसंबर एंड में देना है, तो 2 महीने के लिए अब कितना बच गया, 10 मिलियन। उस पर 2 महीनों का इंटरेस्ट रेवेन्यू मैं अर्न करूँ। और उसके बाद क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, कहानी खत्म हो गई, कैपिटलाइजेशन खत्म हो गई। उसके बाद कर्जा वापस कर दिया तो ठीक है, नहीं कर्जा वापस किया, इंटरेस्ट का एक्सपेंस तो इंकर्ड होगा, उसको हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं, उसको सिंपल क्या करो, इनकम स्टेटमेंट में ले जाओ। क्या मेरी बात को फॉलो किया? तो जब भी स्पेसिफिक बोरोइंग होगी, ना सिर्फ बोरोइंग कॉस्ट यू हैव टू कैलकुलेट, उनमें से जितने पैसे यूज होते गए ठीक है, जो अनयूज्ड बचेंगे आपने हमेशा ये सोचना है वर्किंग करते वक्त कि हम इसे इन्वेस्ट करेंगे, उस पर इंटरेस्ट रेवेन्यू जनरेट होगा। किस पे? स्पेयर फंड्स पे। कब तक के लिए? जब तक हम सारे का सारा पैसा खर्च नहीं कर। और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कंपल्सरी स्टॉपेज आई, छोड़ दो कि है ही नहीं, कुछ नहीं है, और कंपल्सरी स्टॉपेज के अलावा कुछ और स्टॉपेज हुई तो उस टाइम पीरियड में कैपिटलाइजेशन को रोक देना है। जब सस्पेंशन होती है तो ना बोरिंग कॉस्ट होती है, ना स्पेयर इनकम होती है, ठीक है। इसके ऑपोजिट चलते हैं जनरल बोरिंग की तरफ। पहले मुझे ये बात बताओ, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई है? अगर ये कहानी समझ में आ गई तो समझे आपने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर ये कहानी समझ में आ गई, सबको क्लियर है स्पेसिफिक बोरिंग में कैसे क्वेश्चन को लेकर चलना, जनरल बोरिंग में क्या होता है। जनरल बोरिंग में अगली कहानी सुनिए, ये समझ आ गई तो जनरल बोरिंग के सारे क्वेश्चंस हो गए। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने क्या सपोज किया था कि 100 मिलियन चाहिए। मैं जनरल बोरिंग के केस में ऑलरेडी 500 मिलियन का कर्जा ले चुकी थी, और उसमें से किसी और प्रोजेक्ट पे 100 मिलियन यूज भी हो चुका था। जनरल बोरिंग में कितना बचा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 400। मैंने कहा इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग जनरल बोरिंग से करते हैं। अब उस 400 में से 100 मिलियन मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, एक ही दफा नहीं चाहिए। जनरल बोरिंग को मैंने यूज कब करना है, जब जब मैंने कंस्ट्रक्टर को पेमेंट करनी है। इसमें उल्टा चलना है। मैंने कंस्ट्रक्टर को पहली पेमेंट कब करनी है, मेरी उस एग्जांपल में पहली पेमेंट कब थी, 1 जनवरी। कितनी, 20 मिलियन। तो मैंने जर्नल बोरिंग के पूल में से 20 मिलियन उठा लिया, कब, जनवरी में। और इसको मैंने 31 दिसंबर तक यूज करना है, तो 20 मिलियन के एंगेज में मेरा जर्नल बोरिंग का इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितने मंथ्स के लिए होगा, 12 मंथ्स के लिए। अगली किस्त कब देनी थी कंस्ट्रक्टर को, मई में। कितनी, 50। मैंने जर्नल बोरिंग से मई के एंड में 50 मिलियन और निकाल लिया।
अब जर्नल बोरिंग से मैंने उस पूल में से 50 मिलियन और उठा लिया और इसको इस प्रोजेक्ट के लिए कितने मंथ्स यूज करना अप टू दिसंबर? 7 मंथ्स। 50 मिलियन पे 7 मंथ्स का जर्नल बोरिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। समझ रहे हो ना बात को? उसके बाद कितने मिलियन हो चुके भाई? 70 मिलियन यूज हो गया। अब 20 मिलियन कब यूज करना है? अक्टूबर एंड में। अक्टूबर एंड में 20 मिलियन मैंने और यूज करना है। मैंने जर्नल बोरिंग पूल में से 20 मिलियन और निकाल लिया और दिसंबर तक वो कितने महीने यूज होना है? अक्टूबर एंड में लिया ना 2 मंथ्स, उस पर 2 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस। आखिरी किस्त मैंने कब अदा करनी है? दिसंबर एंड में। वो तो दिसंबर एंड में है। दिसंबर एंड में कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हो गई, जर्नल बोरिंग से पैसे लो ना लो, वो इंटरेस्ट का एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाना है, उसको कैपिटलाइजेशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्या सीखे? फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, गौर से सुनिएगा। स्पेसिफिक बोरिंग में जितना पैसा चाहिए एक ही दफा प्रोजेक्ट के स्टार्ट में आपने ले लिया। वैसे तो इंस्टॉलमेंट्स में भी लिया जा सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन को ना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। वो हमेशा एज्यूम करवाएगा कि प्रोजेक्ट की लाइफ के स्टार्ट में ही, जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई या आपने जब पैसा चाहिए था रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए, आपको स्पेसिफिक बोरिंग से सारे का सारा पैसा ले लिया, और जब ले लिया तब से लेके जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई, अदर देन नेसेसरी सस्पेंशन, वो सारे टाइम पीरियड का एक ही दफा स्पेसिफिक बोरिंग के एंगेजमेंट इंटरेस्ट का एक्सपेंस निकालो, वो उसकी बोरिंग कॉस्ट है। लेकिन उसमें टेम्पररी इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन आपको करनी है, और वो कैसे करनी है? टेम्पररी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है कि 100 मिलियन में से कितना यूज कर लिया, कितना रह गया, और कितने टाइम पीरियड के लिए रह गया। वो जितना पैसा रह गया, जितने टाइम पीरियड के लिए रह गया, हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, उस पर इंटरेस्ट इनकम को अर्न करेंगे। बात समझ में आ गई? इसमें क्वेश्चन को यूं लेके जाना। जनरल बोरिंग में आपने कभी भी ये सपोज नहीं करना कि जर्नल बोरिंग से आपको इस प्रोजेक्ट के लिए जितना पैसा चाहिए एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सारे का सारा ले लिया। नहीं, इसमें आपने एज्यूम करना जर्नल बोरिंग तो ऑलरेडी हो चुकी, उस पूल में पैसा पड़ा हुआ है, उस पूल में से पैसा निकालना कब है? जब जरूरत है। और जब जर्नल बोरिंग से आपने पैसा निकालना है, तब से लेके जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती तब तक का हर इंस्टॉलमेंट के एंगेजमेंट अलग अलग इंटरेस्ट का एक्सपेंस कैलकुलेट कर लीजिए। उसमें जो पैसे बच रहे हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा लिए थे, तो वो जो बच रहे हैं कहीं और यूज हो रहे होंगे, उसके एंगेजमेंट आपने इन्वेस्टमेंट इनकम को कैलकुलेट नहीं करना। क्या ये बातें समझ में आई हैं? श्योर? चले न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ आइए जरा। वो इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट होगा लेकिन कैपिटलाइज नहीं होगा, वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। बट दैट इंटरेस्ट इनकम इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोजेक्ट, इसलिए अकाउंट फॉर करने की जरूरत है। आइए बेटे, एग्जाम्पल नंबर 2। आपने एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व नहीं करवानी, मैंने डिस्कस करनी है, आपने घर से सॉल्व करके लानी है। ठीक है, तो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 29, एग्जाम्पल नंबर 2। रिक्वायरमेंट इज व्हाट? साइलेंट प्लीज। कैलकुलेट, सबकी अटेंशन बुक की तरफ, दिमाग की खिड़कियां खोल के, कान खोल के, और फोकस रखना है बुक पे और मेरी बातें गौर से सुनते जाना। Requirement is calculate the amount of borrowing cost to be capitalized for the year ended 31st December 2011. 11, अच्छा आपके पास 17 है। चलें बढ़ते हैं, जो भी। एग्जाम्पल नंबर 2, अप लिमिटेड borrowed a loan। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ना पहले ये गौर फरमाना है, जो कर्जा लिया वो स्पेसिफिक है, ये जनरल है, उसके अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
अप लिमिटेड ने बोरो किया एक लोन 10 मिलियन का फ्रॉम डाउन बैंक ऑन 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स पावर जनरेशन फैसिलिटी स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो इसमें बोरिंग कॉस्ट भी होगी, अरेंजमेंट फी भी होगी, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम भी होगी। कर्जा कब लिए भाई? The loan was received on 1st February 2011 और आखिरी लाइन पहले पढ़ लें, वो कहते हैं अप लिमिटेड हैज ईयर एंड 31st December एज ऑन 31st December कंस्ट्रक्शन इज स्टिल इन प्रोसेस एंड द लोन इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। हम हमेशा पीरियडिकली वर्किंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं। कर्जा लिया 1st February, ईयर एंड हो गया 31st December। तो इस स्पेसिफिक ईयर में आपने स्पेसिफिक बोरिंग की अमाउंट को कितने मंथ्स यूज किया? कितने मंथ्स? 11 मंथ्स। ठीक है, 11 मंथ्स का एक्सपेंस बनना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं, कहीं सस्पेंशन तो नहीं हुई, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कि कितने मंथ्स के एक्सपेंस को हमने कैपिटलाइज करना है। 1st February को आपने कर्जा लिया और उस वक्त क्या किया? अप लिमिटेड पेड ₹3 मिलियन टू द कॉन्ट्रैक्टर इमीडिएटली। 10 मिलियन आया, 3 मिलियन खर्च कर लिया, क्या बचा? कब से बचा? 1st February। कब से बचा? 1st February। कब तक वो पढ़ते हैं? एंड द रिमेनिंग 7 मिलियन वर पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर ऑन 1st March। क्या बचा ये भी जरूरी है, कितने टाइम पीरियड के लिए बचा ये जानना भी जरूरी है। आपने 7 मिलियन कॉन्ट्रैक्टर को कब पे करना है? 1st March। तो 1st February से 1st March कितने महीने के लिए बचा? तो इन्वेस्टमेंट इनकम होगी जस्ट फॉर 1 मंथ। द रिमेनिंग 7 मिलियन वर टेम्पोरली इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट, और सेविंग अकाउंट से क्या मिलेगा? 9% और कोई सस्पेंशन नहीं है। तो देखो क्या करना है, सुने। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी, प्रोजेक्ट पे प्रैक्टिकली काम शुरू हो गया 1st February व्हेन यू हैव टेकन स्पेसिफिक बोरिंग। तो कैपिटलाइजेशन तब से स्टार्ट हुई। 31st December कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन ईयर एंड हो गया, तो 31st December तक आपने स्पेसिफिक बोरिंग को 11 मंथ्स के लिए यूज किया। 11 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस इंकर्ड होगा और एक्सपेंस का रेट क्या है? 15%। अब जनाब इस साल में वो कहता है जब आपने 10 मिलियन का 1st February को कर्जा लिया, उसी टाइम 3 मिलियन खर्च कर लिया, 7 मिलियन 1st March तक के लिए बचा, तो 7 मिलियन 1 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर दिया। और कितने परसेंट पे इन्वेस्ट कर दिया? 9% पे। लीजिए, एक्सपेंस में ऐड होता है और जो इनकम है उसने क्या होना है? माइनस। क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व। इजी है, बढ़ते हैं आगे। सिर्फ डिस्कस होंगे, घर से सॉल्व करोगे। Example number 3, requirement. Calculate the amount of additions to capital work in progress during the year to 31st December 2016. अच्छा भाई, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? तो सुनिएगा बेटे, आपका प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाता है, या तो वो करंट एसेट बन जाता है या नॉन करंट एसेट बन जाता है, ठीक है। और जब तक वो कंप्लीट नहीं है तब तक वो एसेट की कैटेगरी में नहीं जा रहा, इनकम्प्लीट है, अभी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में। तो उस प्रोजेक्ट पे अब तक जितना खर्चा हो चुका है, वो प्रोजेक्ट जो अभी कंप्लीट नहीं है, ईयर एंड हो गया, ईयर एंड तक अब तक उस प्रोजेक्ट पे जितना आपने एक्सपेंस कर लिया हुआ है, इंक्लूडिंग बोरोइंग कॉस्ट लेस इन्वेस्टमेंट टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम, वो टोटल क्या कहलाता है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस या प्रोसेस के। इसे ना तो हम पीपीई में मेंशन करते हैं जब बैलेंस शीट में जाते हैं, ना आईपी की हेडिंग के अंडर मेंशन करते हैं। और अगर ये आपकी इन्वेंट्री है तो करंट एसेट में इन्वेंट्री में भी नहीं जाएगा। ये क्या होगा? आपके एसेट के अंडर, जब सारे एसेट्स लिखते हैं उसके अंडर इसकी हेडिंग देते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और उसकी अब तक की टोटल कॉस्ट लिख देते हैं। और जब मैं टोटल कॉस्ट की बात करी, उस प्रोजेक्ट पे जितना खर्चा हो चुका इंक्लूडिंग बोरोइंग कॉस्ट, वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है।
क्या ये बात समझ में आई बेटे? बढ़ते हैं।